Students in this class we discuss the full paper, that is जो आपके फाइनल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इसमें हम पूरे डिटेल वाइज जो हैं वो सेक्शंस को स्टडी करेंगे एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। डिटेल बाई हम स्टडी करेंगे कि कौन सा पैटर्न या किस तरीके का जो प्रोविजंस है, किस तरीके का जो आपका ड्राफ्ट है, किस तरीके का आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन की। हम फर्स्ट एमसीक्यूज की बात करें हम तो द फर्स्ट एमसीक्यूज कि फर्स्ट सार्क समिट कब हुआ था और क्या मेन प्रोविजंस थे कि सार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम बात करें सार्क समिट की, तो सार्क समिट में हमें सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशंस था वो हमें पता होना चाहिए। सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यांमार और मालदीव्स के बीच में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। म्यांमार क्या सार्क का मेंबर है या मालदीव्स है, ये इन दोनों पॉइंट्स में ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है जिसमें कंफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसकी फर्स्ट समिट जो है वो हमें देखने को मिली थी ढाका में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे ही नेबर्स में है, आपको पता करना है, दैट इज द नेपाल, काठमांडू। उसके बाद की बात करें हम तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता, हमें ये देखने को मिलता है कि जो सार्क है आज के टाइम पे इंडिया का विजन क्या है, इसके इंडिया क्या ओपिनियन देता है इसके ऊपर, दैट इज ये क्या है, एक जेम्ड व्हीकल बन गया है। कोई भी इसकी जो एक तरीके से जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए उस तरीके से इसका काम नहीं हो पा रहा है। दिस इज द मेन प्रोविजन। If we talk about the second MCQs, that is the प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977। वी आल्सो नो दैट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1977 इमरजेंसी को ख़त्म किया गया था एंड देन नई जो इलेक्शंस थी वो करवाई गई थी। इस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई। एंड आपको ये पता करना है कि इस टाइम पे जो इलेक्शंस हुई थी वो कौन से नंबर की इलेक्शंस थी। क्या वो 9th इलेक्शंस थी, क्या वो 8th इलेक्शंस थी, क्या वो 7th इलेक्शंस थी, या क्या वो 10th इलेक्शंस थी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से। एंड फैक्चुअल डाटा या फिर कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन से पार्ट में आता है। Which part of the Indian Constitution deals with the Article 370? क्या पार्ट 17, क्या पार्ट 18, 19, 20 या 21? इन सभी पार्ट्स में से किसी एक में है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा बिकॉज जो एमसीक्यूज यहाँ पे हैं उनके आंसर तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। आप खुद पता करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है स्पेशल स्टेटस जो हमें जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड किया गया है। मीनवाइल हालांकि हमें ये आज के टाइम पे ये स्पेशल स्टेटस जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है, बट ये हमें प्रोवाइड किया गया था। If we talk about the second next MCQs कि जो रशिया है उसने कब ओवरटेक किया था यूएसएसआर से, मतलब कि यूएसएसआर को कब टोटली डिमोलिश या कोलैप्स कर दिया गया था या डिसइंटीग्रेट हो गया था टोटली, एंड उसने यूनाइटेड सीट में अपना नाम रशिया को चेंज किया था इन द ईयर ऑफ, उसी ईयर को हुआ था जिस ईयर में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, दैट इज द 1991। यहाँ पे भी बताया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एमसीक्यूज की बारे में बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो इस बारे में पूछता है कि जो कमिटेड जुडिशरी है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी जो है वो किसके टाइम पे लाई गई थी और कौन से प्राइम मिनिस्टर ने वो लाई थी। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द इंदिरा गांधी। और ये कब लाई गई थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वी आल्सो नो दैट कि जब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी अथॉरिटेरियन रूल्स को होल्ड करती है, या फिर जो जुडिशरी है उस पर हावी हो जाती है कि किस तरीके से जो वर्क है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। दैट इज मीन बाय कमिटेड जुडिशरी। If we talk about the next MCQs, कौन चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly, and all the students
नो दैट कि कौन चेयरमैन थे, एंड इन्हीं को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्होंने दलित्स के जो प्रोविजंस हैं उनको मेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो एड ऑन किए हैं। तो इनका नाम जो था वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऐसा वे है जिस जो एक थ्रेट से डील करता है, बेस्ट वे है, दैट इज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर हमारे लिए जो एक थ्रेटन से कोई डेंजर नहीं होगा, दैट इज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द बेस्ट वे व्हेन वी डील टू द विद द थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड आर्किटेक्चर किसको माना जाता है? इंडियन प्लानिंग का। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि प्लानिंग कमीशन क्या है, 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट क्या था, क्यों आए थे, क्या मेन एम था। फर्स्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने देखे थे कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स किए गए थे। एंड देन द राइट आंसर दैट इज द पीसी महल नोबिसिस, जो कि हम क्या मानते हैं, इनको आर्किटेक्ट मानते हैं इंडियन प्लानिंग का। सोवियत यूनियन कोलैप्स कब हुआ, एंड क्या मेन रीजन क्या था? व्हेन का तो आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, बट व्हाट आर द मेन रीजन जो collapse हुआ? We also discussed that the reforms of the Mikhail Gorbachev is not properly, that is the political, economic, social and cultural reforms is not in time, and there are the many lack of things जो USSR में देखने को मिली। We also know that the Latvia, Lithuania and Slovakia जो countries थी जिन्होंने ये decide किया कि हम क्या करेंगे, लीव कर देंगे USSR से। And then the last question is, कौन से यस यहाँ पे पूछा गया कौन लीडर थे यूएसएसआर के जिन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे कि हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे? दैट इज द मिखेल गोर्बेचेव, जो जिन्होंने क्या किया था, एक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लाए थे ताकि वो क्या करें, यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने से बचाएं। जो भी 15 स्टेट्स हैं उनको यूनिटी से वे से रखें। बट फाइनली 1991 में क्या हुआ था, ऑल द स्टेट्स हैव टू डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द विद इन द यूएसएसआर। तो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे हमने यूगोस्लाविया देखा, कजाकिस्तान देखा, उज्बेकिस्तान देखा, ताशकंद का जो रीजन है, या फिर नगोर्नो कारबाह वाला रीजन है, ऑल दीज आर द रीजन्स टू एब्रोगेट या फिर डिसइंटीग्रेट within the USSR. This is your MCQs. If any doubt regarding anything तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वारीज होंगी तो। So let's start the section B. First question, that is the marine and coastal degradation क्या होता है? What is the meaning of marine and coastal degradation? आपने कोरल रीफ्स पढ़े होंगे या फिर मराइन इकोसिस्टम पढ़ा होगा, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये कहाँ से है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? दैट इज द इन्वायरमेंट, जो हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन से पीछे वाला। एंड अगर हम बात करें मराइन एंड कोस्टल डिग्रेडेशन क्या होता है, मराइन डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो पोल्यूटेंट हैं लैंड रिसोर्सेज के, वो जा रहे हैं कहाँ पर, ओशंस में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है ओशन लाइफ का, और इससे इकोनॉमिक का भी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक मराइन डिग्रेडेशन। उसके बाद कोस्टल डिग्रेडेशन, वी ऑल्सो नो दैट कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोस्टल लाइंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो कोस्टल लाइंस हैं, जो सी बीचेस हैं, वो बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहे हैं। दैट इज द कोस्टल डिग्रेडेशन। Okay, so next question, that is the indigenous population. We also discussed the indigenous population, but if we talk about the ST categories, Adivasi peoples in India, all is included in the indigenous people. If we talk about in Hindi, तो indigenous people means that कि वो लोग जिनका अपना ट्रेडिशन, इनका अपना कल्चर, इनका अपना एथेंसिटी बेसिस पे, इनका अपना एक फूड स्ट्रक्चर, एक फूड का एक्टिविटीज, इन इवन की ऑल दीज आर पीपल्स इज lived in hunting and gather and natural activities here to grow the medicinal plants in the forest, in a common area in a specific region. That is the indigenous people. And डिफरेंट एरियाज, मैंने आपको कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है हुतूज एंड तुत्सी, हुतूज एंड तुत्सी ट्राइब कौन सी, हुतूज एंड तुत्सी, तुत्सी ट्राइब कौन से जो एरिया है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं?
ओके, सो नेक्स्ट वन इज द डिस्क्राइब ब्रीफली। आपको क्या करना है, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट्स बताना है, क्या क्या डिस्प्यूट्स है। कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, या फिर कोई एक डिस्प्यूट्स को एलेबोरेट भी करना है। महाराजा हरि सिंह के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इन द ईयर ऑफ 1947 महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन किए थे, ताकि वो क्या कर सकें, मर्ज कर सके अपने टेरिटरी को, जो हमारा रीजन था किसमें, विद इन द इंडियन यूनियन में। तो कश्मीर जो पीओके वाला एरिया है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूट एक डिस्प्यूट इशू, डिस्प्यूट कैटेगरीज में इस इश्यूज को हम डाल सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक एक यूनिटी इन डाइवर्सिफाइड के तरीके से वे से देखने को मिलता है हमें, जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो यूएन ने इस इश्यूज पर जो आंसर किया था या जो रिजल्ट दिया था, वो एक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं था। दिस इज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से ये इशू बना हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज द रीजनल पार्टीज का क्या रोल है नेशनल पॉलिटिक्स में, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट। रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है नेशनल पॉलिटिक्स में। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहा है, आज के टाइम पे हमारे पास कितनी नेशनल पार्टीज हैं और कितनी रीजनल पार्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बिलो द 10 हमारे पास नेशनल पार्टीज़ हैं, और अबव द 50 जो है हमारे पास रीजनल पार्टीज़ हैं। अब आपको एग्जैक्ट डाटा बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन, ये जो फैक्चुअल डाटा है वो आप अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हैं, या बता देते हैं 8 एंड 54। द डाटा ऑफ द रीजनल एंड नेशनल पार्टीज 8 एंड 54। ये व्हेन यू फ्रेम योर आंसर्स, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद है टू मेन काजेज़ क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, क्या मेन काजेज़ हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है हमें। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो इफ़ वी टॉक अबाउट द डंपिंग ऑफ लिटरिंग, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, या फिर एक जो केमिकल बॉडीज़ हैं, अगर हम उनको क्या करके कर देते हैं, इकट्ठा रख देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो सकता है। एसिडिक रेन से पोल्यूशन वाटर जो है वो ख़राब हो सकता है, या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसकी वजह से भी जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। दीज आर द मेन काजेज जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। If we talk about the next question, that is the Earth Summit in the year of 1997, 1992, अर्थ समिट को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें तो अर्थ समिट जो है वो हमें रियो समिट भी हम इसको कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस में 3 जून टू 14 जून तक ये देखने को मिले थे इन द ईयर ऑफ 1992 में। कहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द वेयर रियो समिट इज हेल्ड, दैट इज द रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। यहाँ इस टाइम पे 172 कंट्रीज ने इसको, डेलीगेट्स जो थे इन्होंने अटेम्प्ट किया था अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो समिट है ये वैक्ट में आई थी 1994 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल इफेक्ट क्या है कॉमनलिज्म के, व्हाट आर द मेन इल इफेक्ट ऑफ द कॉमनलिज्म। सो फर्स्ट वन इज द कॉमनल थॉट जो है वो हमेशा टेंड्स करते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस ना हो और रीजनल कम्युनिटीज़ में क्या हो जाए, एक रीजनल कम्युनिटीज़ सबसे बड़ा थ्रेटन्स है, एक इल इफेक्ट, एक ख़राब इफेक्ट, एक जो एक डिमेरिट्स हम कहें तो ये कम्युनलिज्म का है। इट मीन्स दैट कि कॉमनल के थॉट होते हैं कि वो स्टेब्लिश करें पॉलिटिकल डोमिनेंस, कहाँ पर, एक पर्टिकुलर रीजनल टेरिटरी में, कम्युनिटी में। उसके बाद दूसरा इसका इल इफेक्ट हो सकता है कि जो कंट्रीज़ हैं, वीकर कंट्रीज़ हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती हैं तो वो कॉमनल एजेंडाज को फुलफिल करती हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब ये है कि हर कोई कंट्री कॉमनल मतलब कि अपने एजेंडाज को फुलफिल करने की कोशिश करती हैं। तो एक सबसे बड़ा इल इफेक्ट हमें कॉमनलिज्म का ये देखने को मिल सकता है। If we talk about the next point, one of the most ugly face होता है कॉमनलिज्म का, जब वायलेंस, होमोसाइड्स, इट मीन्स दैट कि एक क्रिटिसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल्स देखने को मिलता है, जिनोसाइड्स एक तरीके से क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं, दैट इज द मेन इल इफेक्ट ऑफ द कम्युनलिज्म। Okay, so now the next question, ninth question, what are the main reason you think that the rise of the बीजेपी in India? आपको खुद बताना है कि क्या रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो राइज में हमें, मतलब कि एक इस्टेब्लिशमेंट में हमें देखने को मिली इंडिया में। सो बीजेपी का एक इलेक्ट्रल सक्सेस हमें देखने को मिला मिस्टर मोदी चेयरमैनशिप में, जब इन्होंने एक रिलीजियस
पोलराइजेशन या फिर स्ट्रिक्ट नेशनलिज्म की आइडियोलॉजीज को रहा। जैसे मैंने आपको कल भी एक क्लास में बताया था कि जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जब ये फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद इसकी आइडियोलॉजीज चेंज हो गई थी। एंड जब जब 1986 में क्या हुआ था, जब 1986 में इसने एक नई आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट किया था, तो इसकी आइडियोलॉजीज जो थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। अगर हम बात करें बीजेपी के राइज की, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, बीजेपी राइज आर मिरर कांग्रेस डिक्लाइन। जैसे ही बीजेपी पावर्स में आई तो ये जो कांग्रेस सिस्टम है या कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन में हमें देखने को मिली। एंड देन इन्होंने क्या किया, एक ब्रॉड सेक्शंस पॉपुलेशंस को अट्रैक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। इट मींस वी आल्सो डिस्कस द वर्ड ऑफ हिंदुत्व। When we see the prospect or when we see the draft of the political party that is the BJP, तब हमें वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इन सभी पॉइंट्स की कि किस तरीके के पॉइंट्स बीजेपी ने अडॉप्ट किए, तो वी आल्सो डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन द ईयर ऑफ 1992, जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या टेम्पल में हमने पढ़ा था। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया था कि क्या क्या कोर्ट ने जजमेंट दिए, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने एजेंडा को फुलफिल किया, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जिनकी वजह से जो है वो कांग्रेस का राइज हुआ और कहीं ना कहीं जो बाकी दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका डिक्लाइन हमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग होता है ऐसा अरेंजमेंट जहां पर पॉलिटिकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स पे सिक्योरिटी हो फॉर ऑल द कंसर्न, जिसमें थ्रेटन ब्रिजेस ऑफ क्या किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए, कॉपरेशन किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए in the way of collectively. The main aim of the collective security is to promote the security within the country in a collective manner. That is the collective security. So our section B is completed. So now we start the section C, that is the major irritants of the Sino-India relations in the year of 19। अगर आपको पता हो तो इसके बारे में, तो हमें कहाँ कब देखने को मिले थे, हमें देखने को मिले थे 1962 में, जब हमने एक स्लोगन पढ़ा था बहुत अच्छे से तरीके से, हिंदी चीनी भाई भाई, एंड आफ्टर द वॉर द हिंदी चीनी भाई भाई। ओके, दिस इज द फेमस स्लोगन। ये एज इट इज वर्ड लिखने हैं बेटा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी चीनी या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन में हिंदी में ही लिखे होते हैं, तो उन वर्ड्स को हिंदी में ही लिखना है। जैसे हिंदुत्व हो गया, या फिर लाडली, जैसे हमने कुछ योजनाएं पढ़ी थी या कुछ ऐसी मोमेंट्स पढ़ी थी, तो उन मोमेंट्स हैं वो अगर हिंदी में उनके वर्ड्स हैं तो हिंदी में ही लिखना है, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। वो जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में होंगे वो। अगर हम देखें इस क्वेश्चन के आंसर्स को, तो हमने देखा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारी कंट्रीज़ में हुआ, तिब्बत इश्यूज़ हमने इंडियाज़ और चाइना के बीच में देखा। चाइना हमेशा सपोर्ट करता रहता है पाकिस्तान को अपने मिलिट्रीज़ में, इंटरनेशनल फॉर्म में, जिसमें हमने देखा सिक्किम इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ट्रेड इम्बैलेंस हुआ हमारे इस रिलेशंस के बाद 1960। ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रीटीज़ जो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बेटा लास्ट मंथ की बात है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की चाइना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये डैम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा, हाइड्रो पावर जनरेटर डैम होगा। इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे रिलेशन है इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, या फिर हमारे जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं। अपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल एस्पिरेशंस, जैसे चाइना के पास यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबरशिप है, हमारे पास वो नहीं है, तो इसकी वजह से भी इसके रिलेशंस के बाद, इस टाइम के बाद हमें ये जो कंडीशंस हैं वो चेंज होते हुए देखने को मिली। या फिर मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है, इट मीन्स दैट कि डिस्प्यूट्स जो बॉर्डर्स हैं वो भी लगातार होते रहते हैं, जैसे हमने गलवान वैली में देखा था, तवांग वैली में हमने पढ़ा। ये सारे के सारे मेन इश्यूज थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, टेंशन राइज हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 कॉमन फीचर्स बताने हैं यूरोपियन यूनियन के। देखो यूरोपियन यूनियन का मेन एम था जब वो फॉर्म की गई थी कि हम कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्रॉपर वे, कॉपरेशन एंड जस्टिस को लाएंगे इन होम अफेयर्स, एंड देन क्रिएशन करेंगे सिंगल करेंसी को।
यूरोपियन यूनियन स्टार्ट किया गया था ताकि वो एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तरीके से देखने को मिले और एक बेटर वे में एक अच्छे तरीके से क्या करे वो वर्क करे, जिसमें वो उस टाइम पे बहुत एक अच्छे सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सेटअप हो। यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड किया गया। यूरोपियन यूनियन जो है इसका खुद का फ्लैग है, खुद का एंथम है, फाउंडिंग डेट है और करेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को लिखा है, विद एक्सप्लेनेशन भी दी है यहाँ पे, बट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका खुद का फ्लैग है, खुद की करेंसी है, खुद का एंथम है, खुद का फाउंडिंग डेट है। बट इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो कहीं ना कहीं हमें इसका ईयर्स जो है वो 1949 से लेके फिर 57 में हमने देखा, 67 में हमने देखा, and then the final year of 1992. Okay, so the next question, what does SARC stand for? SARC क्या है, इसकी एब्रीविएशन क्या है, that is full form क्या है, and three main objectives क्या हैं SARC के। SARC का जो एब्रीविएशन है, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। अब यहाँ पे आपको ये बताना है दिसंबर की डेट कौन सी थी। मैंने यहाँ, या मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पता करेंगे कि कौन सी डेट थी दिसंबर में, दिसंबर की कौन सी डेट थी। और मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि 1985 में ढाका में इसको फॉर्मेशन किया गया था, बट इसका हेडक्वार्टर जो है, अच्छा यहाँ पे एक आपका आंसर मिल गया, मालदीव जो है वो इसका मेंबर है, बट जबकि म्यांमार नहीं है। कॉम्पिटिटिव के भी एक पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। कंफ्यूजन सबसे बड़ी म्यांमार और मालदीव्स में ही थी, बिकॉज ये दोनों नेम्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स में नेम है। मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ निमोनिक से हर कंट्रीज़ का, जो किसी भी कंट्री के किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर है, तो मैंने आपको वो लर्न करवाया था। सार का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे, कंट्रीब्यूट करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग करता है और अप्रिशिएट करता है वंस प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ। वो पीस एंड कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज बना के रखता है। अपने जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो स्ट्रेंथन करता है कॉपरेशन, वो कॉपरेट करता है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ही पर्पस में। एंड वो क्या करता है, टू प्रमोट करता है कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द एवरी फील्ड, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। एंड द मेन aims and objective of the SARC is to maintain peace among the South Asian region and to promote the coordination, mutual assistance in every field like social, cultural and economic field. बट इट इज़ नॉट ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू द एशियन। ये भी पॉइंट्स हमने देखा था, इतने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है ये जितना सार्क सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बाद है, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप कंटेंट को लिखेंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को डिफाइन किया हुआ है कि 2 फैक्टर्स बताने जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पाकिस्तान की फेलियर को स्टेबल करने के लिए, मतलब कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फेलियर ऑफ द पाकिस्तान इन डेमोक्रेसी। सम ऑफ विच, कौन कौन से हैं इसमें प्रो मिलिट्री सेंटिमेंट्स, जैसे पाकिस्तान अपनी मिलिट्रीजाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है और वो एंगेज यूज़ करता है किसके, इंडिया के, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। द सोशल डोमिनेंस ऑफ क्लेरिजी, मिलिट्री एंड लैंड ओइंग क्लासेस, जो कि किस तरीके से वो यूटिलाइज करता है वेपनाइजेशंस का, मिलिटराइजेशंस का, या लोगों की फीलिंग्स को अगेंस्ट द इंडिया। उसके बाद इसका पॉइंट हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि सोशल रिपीटेड इंस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर एक डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी के बेसिस पे है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है, जैसे यूनाइटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर हमें देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि एक वो उसके बेसिस पे उसकी आइडियोलॉजीज़ को फुलफिल कर रहा था, उसकी आइडियोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा था अपनी कंट्रीज़ में। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स, टेररिज्म को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। लीडरशिप वैक्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक इंस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह, जहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं इनकी कंट्रीज़ में। उसके बाद हमें क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है इन द फील्ड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, एवरी फील्ड, इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, ईमेल,
फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे बहुत एवरी फील्ड में ग्लोबलाइजेशन काम कर रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, बट हमें, अगर हमें ये पूछा गया है टेक्नोलॉजी, तो हमें इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी बताना है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं, हम आप क्लास को सुन रहे हैं और मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक हमने मीडियम को यूज़ किया है, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्लास को देख रहे हैं, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द डिमेरिट्स और लैक और डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन द फील्ड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही टेक्नोलॉजी को हम बूस्ट करते हैं या फिर एक डिजिटल वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द इलनेस या फिर नेगेटिव इफेक्ट, तो वो भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। बट एवरी डेज की रियलिटी में टेक्नोलॉजी ने हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में। कैसे? अगर हम देखें सेकंड 5 ईयर प्लान को, आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए था हमारे। अगर हम 1956 के अकॉर्डिंग देखें तो एक गुड नंबर हमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज का हमें देखने को मिलता है। If we talk about the privatizations in India in the year of 1991, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स का एक फोबिया जैसा होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बट अगर हम अगर डेवलप्ड सिटीज़ की बात करें लाइक गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, तो यहाँ पर एक जो प्राइवेटाइजेशन है, जैसे बंगलोर की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी हब जिसको हम मानते हैं, तो वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। इट मीन्स दैट हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं जो हर एक स्फीयर के डेवलप हर एक स्फीयर्स में हमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज द राइज ऑफ जनता पार्टी। कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ? अगर हम फॉर्मेशंस की बात करें तो इसने ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जनता पार्टी जो है वो फॉर्म की गई थी प्रॉपरली। और आपको मैंने एक एमसीक्यूज में पूछा था कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द मोरारजी देसाई। मिसेस इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया आफ्टर द इलेक्शंस की इमरजेंसी के बाद को इलेक्शंस को लीड किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो जनता पार्टी है उसका एक तरीके से अलग एक पॉइंट्स है वो देखने को मिला, या अलग एक पॉलिटिकल पार्टी है वो देखने को मिली, दैट इज द कांग्रेस ओ ने भारतीय जन एज द रिजल्ट कि जयप्रकाश नारायण ने इस पार्टी को लीड किया, कांग्रेस ओ को भारतीय जनसंघ और लोक दल एंड देन सोशलिस्ट पार्टी ने फॉर्म किया था 1977 में जनता पार्टी को। और इसी मदद से, मैं दोबारा से समझो इस बात को, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे इन द ईयर ऑफ 1977। उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी जो इम्प्रेजेंट थे, मतलब कि जिनको भी उसमें डाला हुआ था, जेल में डाला हुआ था, उनको क्या कर दिया, जिनको भी डिटेन किया गया था उनको छोड़ दिया गया। इसमें जो बाकी लीडर्स थे तो उनको उनके पास इतना टाइम नहीं था, तो बाकी लीडर्स ने कांग्रेस ओ को, जैसे जना संघ हो गया, भारतीय लोक दल हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गया, इन्होंने एक तरीके से कहा कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे एक डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है उसको लीड किया है, उसको चलाया है। जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने भारतीय जनसंघ और लोक दल एंड सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा एक फॉर्म की गई थी जिसका नाम पड़ा जनता दल। इस तरीके से इसका बाद में इसमें रेबिलियंस हुआ, कांग्रेस जैसे चंद्रशेखर मोहन डहरिया एंड राम दहिया, इन्होंने ज्वाइन किया जनता पार्टी को। द पार्टी इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट, दैट इज द चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई, एंड देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। देखिए हमने आप बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है अगर वो जो पार्टी है वो सेंटर को में जो सीट्स है वो होल्ड करती है, बट एक पार्टी का
प्रेसिडेंट अलग होता है। जैसे हमने देखा था इन द ईयर ऑफ 1964 में जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी, जेएल नेहरू की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे उन पार्टी कांग्रेस के पार्टी के प्रेसिडेंट ने ये किया था कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसमें एक एक ड्राफ्ट तरीके से बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। एंड उससे पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनाए गए थे। जनता पार्टी जो है वो लीडरशिप में आई लोकसभा इलेक्शंस में इन द ईयर ऑफ 1977, और द कॉन्फ्रेंस ऑफ द जनता पार्टी पहले की गई स्प्लेंडेड हॉल इन नेशन एट, कहाँ पे है ये हॉल? ये हॉल है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, जिसमें हमने G20 को पढ़ा था ना, G20 की मीटिंग भारत मंडपम में देखने को मिली, वहीं पर इसके पास में ये है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जब आप लिखेंगे इस पार्टी का तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूंट कौन कौन से किन किन के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी? कांग्रेस जो कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल एंड सोशलिस्ट पार्टी। ऑल दीज पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन you write the rise of the regional party that is the national party that is the जनता दल, और बाद में ये मर्ज हो गई थी दूसरी पार्टीज में भी। उसके बाद हमारा क्वेश्चंस हैं, उसके बाद पैसेज आ जाता है हमारा। पैसेज में क्या पूछा गया है? पैसेज में पूछा गया है हमें कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज, तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज क्या है जिसकी वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमें डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारी की सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। ये हम इसको सभी को क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज, फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बट एक इन जैसे हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में। एंड देन द लास्ट वन इज द मैनी वे, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, कंजर्व कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें तब भी हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके सोवियत यूनियन के ब्रेक डाउन होने के बाद कौन से इफेक्ट हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिले। वी ऑल्सो नो दैट कोल्ड वॉर का एंड हो गया, ट्रांजिशन ऑफ यूनिपोलैरिटी देखने को मिली, डोमिनेंस ऑफ जो कैपिटलिज्म था वो हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड बैंक और IMF कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड हुए, रूल ऑफ राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली, एक ओपननेस वर्ल्ड हमें देखने को मिला, न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस जो हैं वो राइज हुए, न्यूक्लियर आर्म रिडक्शंस देखने को मिला, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले इन एरियाज में। एंड देन द लास्ट वन इज द ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। ऑल दीज आर द पॉइंट्स व्हेन द डिसइंटीग्रेशन और कोलैप्स ऑफ द, अगर आपको क्वेश्चन की वर्डिंग ये होती है व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स फॉर द कोलैप्स ऑफ द USSR, तब भी आपको यही लिखना है। व्हाट आर द मेन रिजल्ट, तब भी आपको यही लिखना है। व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस, तब भी आपको यही लिखना है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, हमने बहुत अच्छे तरीके से NCERT में देखा था कि वर्डिंग्स को मॉडिफाई किया गया होता है, चेंजेस किया गया होता है, अल्टरनेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट जो चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं। फर्स्ट चैप्टर में यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था इन शॉर्ट में, बट हम दोबारा से देखेंगे। शॉक थेरेपी, ये इसी का ही और है। शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल है जिसमें क्या किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किया गया था किसके, किन कौन कौन से वर्ल्ड में, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ टिल्टेड हुआ था। इट मीन्स दैट सोशलिज्म जो है उसने अडॉप्ट किया था कैपिटलिज्म को। अगर हम 20th क्वेश्चन की बात करें तो 20th क्वेश्चन में हमने कि क्या काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम डेवलप्ड हुई इंडिया में और कैसे ये डिफरेंट है पास्ट के टाइम से। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हुआ 1962 में। 1967 तक ही बात करें, बट 1962 की इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट इलेक्शंस हुई वो एक कांग्रेस की फुल मेजोरिटी के तरीके से नहीं थी। उसके बाद कॉम्युनल एंड रीजनल पार्टीज़ का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। पॉलिटिकल इमोरलिटीज़ हमें देखने को मिली। अब कैसे ये पास्ट में से डिफरेंट है, ये पास्ट से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज पास्ट में कांग्रेस डोमिनेंस में थी, आज के टाइम पे बहुत सारी रीजनल और नेशनल पार्टीज़ भी पावर में हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका ही और में कि कांग्रेस की पोजीशंस को पास्ट और अगेन किस तरीके से कांग्रेस आ सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज द कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इफ वी टॉक अबाउट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज का एक वर्ड था दैट इज द नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज मीन्स कि हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये एज इट इज वर्ड है,
ये वर्ड आपको लिखने हैं, नो फर्स्ट यूज। इंडिया का इसका मतलब ये है कि अगर हम वेपनाइजेशन की तरफ टिल्टेड होते हैं, वी ऑल्सो नो दैट डिसआर्मामेंट को हम फेवर करते हैं, बट अगर हम एक एक न्यूक्लियराइजेशन या वेपनाइजेशन की तरफ टिल्टेड होते हैं, तब हमारी पॉलिसीज में नो फर्स्ट यूज होगा। इट मीन्स कि हम कभी भी खुद यूज नहीं करेंगे, पहले अगर सामने वाला वेपनाइजेशन का यूज करता है उसके बाद हम यूज करेंगे। उसके बाद हमने नॉन अलाइनमेंट पे हमारी जो पॉलिसी है वो देखने को मिलती है। पंचशील एग्रीमेंट हमें देखने को मिला हमारी इंडिया और चाइना के बीच में, और ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज में आता है। जो भी कंट्री के साथ हमने कोई एग्रीमेंट्स या कोई एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं जिसमें हमने कोई बायलिटरल ट्रीटीज को साइन किया है, तो फॉरेन पॉलिसी में ही इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक लीडिंग करते हैं कि किस तरीके से वो काम करेंगे, और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेसिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, ऑल दीज आर द की इन सभी पॉइंट्स के अपोज हैं। हम किसी भी इस पॉइंट को फेवर नहीं करते हैं। उसके बाद फेथ ऑफ इंटरनेशनलिज्म, सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, यूनिफिकेशन ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड फ्रेंडली रिलेशंस। हम एक बहुत अच्छे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम फ्रेंडली रहेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे जो नेबर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे नेशंस हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज इंडियाज की क्या अप्रोच रही एनटीपी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी होगा, दैट इज द एनपीटी जिसमें हमने नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रिडक्शन करना, अगर एक वेपनाइजेशन का लिमिटेड यूज करना और प्रिवेंट करना वेपनाइजेशन को। और पंचशील एग्रीमेंट तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये साइन किया गया था क्यों, ताकि हम रिलेशंस को बेटर बना सकें इंडिया और चाइना के बीच में। अब लास्ट में कुछ 1-2 लाइंस में एक मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। जब भी आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे बच्चे, तब आप लॉन्ग आंसर, दैट इज द सेक्शन जो सेक्शन डी है, इसमें वर्ड लिमिट्स तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ में आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज मैंडेटरी व्हेन यू राइट योर व्हेन यू अटेम्प्ट द सेक्शन ई। ओके, तो इसका जो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। अगर इन केस किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।